You are now unmuted. Hello everyone. So today we'll start center of mass, right? In previous lecture we have already discussed about circular motion and concepts of circular motion, and along with that we have already discussed with like work energy power, right? And like, in next lecture we may discuss some problems related to work energy power also, right? But today we'll start with center of mass, right? Along with this chapter we'll solve some problems related to like work energy power also, right? So सेंटर ऑफ मास, राइट, सेंटर ऑफ मास क्या है उस चीज को समझेंगे एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस लाइक व्हिच वी हैव लर्न अर्ली, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें डिफरेंस क्या होगा जो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या क्या चीजें अलग होंगी, उस सारे एक्सपेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास किस तरीके से एक्ट करता है और कैसे उसको हमें डिफाइन करना है टू राइट फोर्स रिलेशन, वेलोसिटी रिलेशन, एक्सेलरेशन रिलेशन, जो भी रिलेशंस हम लिखते हैं उसमें सेंटर ऑफ मास का क्या रोल होता है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड इफ आई से दैट इसका एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, और ये कुछ सम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, क्या लीनियर एक्सेलरेशन ए है और कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स का रिलेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सो उसमें क्या डिफरेंस क्या है और अभी ये चीज मैटर क्यों कर रही करेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें ये जो ए आपको दिया है, ए दिस एक्सेलरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, दिस लीनियर एक्सेलरेशन,
राइट। ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है और ये जो अल्फा है इसको क्या बोलते हैं हम, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो ये है ना लीनियर एक्सेलरेशन, वो क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये जो फोर्स का रिलेशन होता है ना, F इक्वल टू एम, जो आप लिखते हो, एक्चुअल में क्या इसका है, करेक्ट वे आप बोल सकते हो या कंप्लीट वे आप बोल सकते हो क्या, F इक्वल टू नेट फोर्स, ऐसा लिखो, नेट फोर्स इक्वल टू एम टी इज व्हाट, टोटल मास इनटू acceleration of center of mass. This is the correct way to write force acceleration relation, ठीक है। फोर्स एक्सेलरेशन लिखने का जो करेक्ट वे वो क्या है, ये रिलेशन, ठीक है। नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी और पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक क्या था, अभी तक जो भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल बॉडी हम कंसिडर करते थे उसका साइज हम कंसिडरेबल नहीं लेते, ऑल्दो वो कंसिडरेबल था, बट उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स थे उसको समझता कि हमें डिफिकल्टी ना हो, जो सिलेबस आपका स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया गया है तो उसमें डिफिकल्टी ना हो, दैट्स वाई हम उसके साइज को कंसिडरेबल नहीं काउंट करते थे, या फिर ये सारे फैक्टर उतना मैटर नहीं करते थे, ठीक है। बट अब क्या होगा, कंसिडरेबल होगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है, ये जो एक्सेलरेशन आप लिखते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास जो रिलेशन, ये किसका एक्सप्रेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। क्योंकि किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग भी हो सकता है। कैसे, जैसे इसी में अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कराएगा, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट। कैसे, देखो उसको, जैसे कि अगर लीनियर एक्सेलरेशन ए है, इसका मतलब क्या है कि हर एक पार्टिकल जो इस बॉडी ऑब्जेक्ट पे लाई कर रहे हैं उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, ए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ये जो पार्टिकल यहाँ पर, इसका लीनियर एक्सेलरेशन इस और डायरेक्शन सेम होगा, ए इधर है, ठीक है। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो आपने पढ़ा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ए टी इक्वल टू आर अल्फा, ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। वो एक आर अल्फा कैसे हम लिखते हैं, जो लाइक इसको रोटेट करते हैं तो उस तरीके से जो हमारा डायरेक्शन आता है बेसिकली, तो यहाँ पे आर अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन हो जाएगा इस तरीके से, इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे लीनियर एक्सेलरेशन इस तरीके से और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आर अल्फा, ठीक है। चलो पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, ठीक है। और सी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी मींस, अगर हम या क्वेश्चन में केवल ये बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ अ सर्टेन पॉइंट, दैट मींस व्हाट, वो नेट एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सी पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंपल ए हो जाएगा। इन सिमिलर वे एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए प्लस आर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसको ऐड कर देंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, ए माइनस आर अल्फा हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को पुट करेंगे हम, वो चीजें मिल जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो एडिशन हम करें, दिस ऑल आर वेक्टर एडिशन, कीप इन माइंड दिस, ये क्या है, वेक्टर एडिशन है। तो अगर कोई जनरल पॉइंट मैं लेता हूं, लेट अस सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में आएगा, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनऑफ टेंजेंट आएगा लाइक दिस, इन दिस वे, राइट। इसको अगर मैं ए टी में बोलूँ तो ये पॉइंट अगर P में बोलूँ तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P क्या होगा, इट विल बी ए लीनियर एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टर समेशन, राइट। तो ये डायरेक्टली मैं ऐड इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ए पॉइंट पे क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, बी पॉइंट पे क्या था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने उसको कर दिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो जो फोर्स का रिलेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट, उसमें ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, क्लियर है। और डिफरेंट पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, अगर अगर वो रोटेट भी कर रहा होगा, बट अगर कोई ट्रांसलेशनल मोशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज, देखो अगर कोई ऐसा एक ब्लॉक है, साइजेबल ब्लॉक है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्लॉक ऑफ मास एम, अगर वो ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेशन नहीं इसमें, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल के, यहाँ पे आप पार्टिकल लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल ले लो, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सबका एक्सेलरेशन ए होगा एंड दिस सेंस आल्सो, राइट। इस तरीके से इस डायरेक्शन में
सबका एक्सेलरेशन ये हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, सबका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन नहीं है, तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वही क्या हो गया, हर एक पार्टिकल का, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन हो गया जो उस ऑब्जेक्ट पे लाई कर रहा है, ठीक है। बट अगर एंगुलर एक्सेलरेशन भी है तो हर एक पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से हम जब मोमेंटम लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम लिखते हैं, ठीक, व्हेन यू राइट लीनियर मोमेंटम, देखो जब हम लीनियर मोमेंटम लिखते हैं इस तरीके से, लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगेन जो लीनियर मोमेंटम किसका डिफाइन करता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, ठीक है। इसमें मास क्या हो गया, मास इज मींस व्हाट, टोटल मास, एंड v इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये एक्चुअली होता है, ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये चीज होती है, ठीक है। ओके, तो लाइक इन सिमिलर वे, राइट, अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, बट इस चीज को हम डिटेल में रोटेशन में पढ़ेंगे, बट इस थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं। मान लो कैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लीनियर वेलोसिटी v से भी मूव कर रहा है और कुछ ओमेगा भी है इसके पास, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगेन इन सिमिलर वे, उसी तरीके से हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम लिखो, वेलोसिटी ऑफ सी सिंपली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लूँ पी, इधर बी हो जाएगा, इधर आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, बी और आर, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू v वेक्टर प्लस r ओमेगा, ठीक है। तो वेक्टर समेशन ऑफ दिस टू वेलोसिटीज होगा, ठीक है। सिंपल समेशन नहीं, क्या होगा, वेक्टर समेशन। उसी तरीके से पॉइंट ए और बी पे अगर आप देखोगे तो आपको सिमिलर, जैसे प्रीवियस एक्सप्रेशन हमने किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी इधर है और आर ओमेगा भी इधर आ गया। बी पॉइंट पे आप देखोगे तो लीनियर वेलोसिटी भी इधर है और आर ओमेगा किधर आ गया, इधर आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, v माइनस आर ओमेगा लिख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट अगर लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट क्या लिख सकते हो, v प्लस आर ओमेगा लिख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, राइट, जो डिफरेंसेस थे अभी तक जो हमने पढ़ा था, और अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें अगर कुछ भी मेंशन ना हो, ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो हमें सिंपली क्या मानना है, हमें मानना है कि उसका साइज नहीं है, लाइक वी डोंट हैव टू कंसीडर दैट साइज, हमें उस ऑब्जेक्ट का साइज कंसीडर नहीं करना, राइट। ओके, अब देखते हैं कि हमने क्या एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करी, ठीक है। अब क्या बात करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो लेट अस सपोज फॉर एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और फॉर टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट। लेट अस सपोज ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, राइट। और मान लो कि हमने अभी दो पार्टिकल की बात करते हैं, दो पार्टिकल हमने लिया, लेट अस सपोज दिस इज m1 एंड दिस इज m2, राइट, दिस इज m1 एंड दिस इज m2, राइट। सो लेट अस सपोज m1 को ज्वाइन करना जो पोजीशन वेक्टर है r1 है, m2 को ज्वाइन करना जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है, ठीक है, लाइक दिस। सो अगर हमें जो m1 m2 दो मास है उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना है, सो हाउ वी कैन राइट, फॉर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या लिख देंगे, RCUM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये किसके लिए, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है।
तो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर ऐसा है तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, समेशन, राइट। सो फॉर n पार्टिकल सिस्टम, फॉर n particle system, फॉर n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा, देखो सिंपली क्या करेंगे, सबको एड ऑन कर देंगे। RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डिवाइडेड बाई अप टू सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हैं इसको इसी तरीके से ऐड कर देना, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, समेशन समेशन ऑफ MI RI where I is ranging from 1 to n divided by summation of MI, right, I ranging from 1 to n, ठीक है। खैर इस समेशन फॉर्म में मैथमेटिकल टर्म्स में इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये x y z तीनों की बात कर रहा है, ठीक है। बट अगर हमें इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स निकालना तो कैसे हम लिखेंगे, देखो सिमिलर पैटर्न, उसी को क्या करना है, ब्रेक कर देना है x y और z फॉर्म में, ठीक है। देखो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, to find coordinates, coordinates फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, मैं सिंपली लाइक सिमिलर वे XCOM is equal to M1x1 plus M2x2 plus up to so on divided by M1 plus M2 plus F3 up to so on, like similar way we have to like क्या करना, ऐड करना। in similar way we can write YCM also. What is YCM? M1 Y1 plus M2 Y2 up to so on divided by M1 plus M2 and so on. In similar way we can write as ZCM also, means Z coordinate of center of mass, it is M1 Z1 plus M2 Z2 up to so on divided by M1 plus M2 and so on, right। इस तरीके से like in this way we can find x coordinate, y coordinate and z coordinate of center of mass, right। I hope you get this one, right। so आपको like you get little bit clarity how to solve, like how to find coordinates of different particle system, right। I hope आपको समझ में आया होगा like how to find coordinates for different particle system, right। okay fine, okay so let us try to solve some basic question, then we'll move further, right। okay, we'll do from basics, right। let us suppose like this is origin, right, this is x, this is y, right, and let us suppose a particle is at this point of 2 kg mass and the coordinate is 0 comma 2, right, and again a particle of 10 kg at this point and the coordinate is like this, let us suppose sorry, this is not, this is 2 comma 0, right, x coordinate is 2 and y is 0, right, and similar way let us suppose this is ठीक है 10 comma 0, right। so find coordinate of center of mass, find center of mass, this is coordinate of center of mass, right, just try this one। okay, see basically the y coordinate of both the
masses are 0, so what we can write, y sum is equal to 0. And what we can find x coordinate, so how I can write x coordinate is equal to m1 x1 means 2 into 2 plus 10 into 10 divided by m1 plus m2 means 2 plus 10. You solve this and you will get the answer, right? 100 plus 4, that is 104 divided by 12, right? Just solve this, right? You will get the answer, right? It will come, I think it will be around, let us solve this. It is basically this one, right? 8.67 approximately, like whatever unit is given you can write this one, right? Okay, fine. I hope you get this question. Let us move on. Next one. Right, here is the position vector of two masses m1 and m2 are given, right? So you have to find position vector of center of mass and its coordinate also, right? So you need to find position vector of center of mass and its coordinate also, its coordinate also, right? Okay, so try this one.
See how to solve this question. Just apply the formula which we have learned, right? So what I can write simply, RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2 divided by M1 plus M2, right? Okay, so just put the values. 2 into, it would be 2I cap plus 3 J cap plus 4 K cap plus 1 into 4 I cap plus 5 J cap plus 6 K cap divided by M1 plus M2 means what? 2 plus 3, right? Okay, so now just solve this. See, 4 plus 4, that is 8 I cap, 6 plus 5, that is 11 J cap, and 8 plus 6, 8 plus 6, that is 14 K cap. Sorry, this was 1 divided by 3. Okay, so just solve this, you will get the answer. That is, it would be 8 by 3 I cap plus 11 by 3 J cap and 14 by 3 K cap, right? This is the position vector of center of mass, right? So because like this position vector has been written with respect to origin, which is 0 comma 0 comma 0. So coordinate of center of mass will be, so coordinates of center of mass will be 8 by 3 comma 11 by 3 comma 14 by 3. This is the x, y and z coordinate of center of mass, right? I hope you get this solution, right? So in this way we can solve such kind of problems, right? Okay, fine, let us move on the next one to get some different variety. Okay, see, let's suppose this is x and this is y, right? And let us suppose here is mass m1 and here is mass m2, right? And the separation is r, right? So you need to find the center of mass, right? So find position of center of mass and distance of center of mass from m1 and m2, and distance, right? Okay, so how you can solve this? Simple way, right? Just write the coordinate and solve this question, right? So basically distance of center of mass from origin is nothing but m2 upon m1 plus m2 into r, right? So if I say this position is at this point and that this distance is nothing but r1, right? So this implies r1 is nothing but r1 is equal to m2 by m1 plus m2 into r. This is r1. And if I say r2 is the distance of center of mass from m2, so what I can write, r2 is nothing but r minus r1. So solve this, r minus, what is r1? R1 is nothing but m2 divided by m1 plus m2 into r. When you solve this, what you will get? You will get r2 is equal to m1 r1 upon m1 plus m2, right? So from here we can get the value of
r1 by r2. So when we solve, what we get, r1 by r2 is equal to m2 by m1. So basically, if there are two particles or two objects, the distance is divided in inverse ratio of their masses, right? ये चीज समझ, ये चीज एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको मेमोराइज कर ले, अगर हम मेमोराइज नहीं करते नहीं पड़ेगा, रिमेंबर कर ले तो हमारे लिए आसान होगा, इजी होगा, राइट? ओके, आई होप यू गेट दिस वन, राइट? Okay, so let us solve some different kind of question. See this. Right, there are two masses, 2 kg, 4 kg, separated by distance, let us suppose r, right? Okay, see the question. What is the question? First see, if 4 kg is shifted by 4 meter, let me write, finish the question first. Right, so the question is like this: if 4 kg is shifted by 4 meter towards right, then by what distance 2 kg is shifted so that center of mass remains at same position? अगर 4 kg को 4 मीटर राइट साइड शिफ्ट किया जाता है, सो हाउ मच, हम किस तरीके से 2 kg को शिफ्ट करें और कितना शिफ्ट करें सो दैट सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन पर पहले था उसी पोजीशन पर बाद में भी रहे, ठीक है? ओके, ट्राई दिस वन.
Okay, see how to solve this question. First, like we can do by the basic approach, like means like just write the coordinate initially and write the coordinate finally. Now, like just equating with center of mass, you will get value of the x which have displaced the 2 kg mass, right? But there is another way to solve this question also, right? We know what, because here the y coordinate of center of mass will be 0, so we don't need to worry about the y coordinate. So हमें y coordinate के बारे में नहीं सोचना है. So x coordinate का जब हम लिखेंगे तो कैसे हम लिखेंगे, देखो जो आपने लिखा था एक्स यू एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, राइट. अब इसको एक काम करते हैं, लेट अस डू जस्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन of x on both sides in this way. So what we can write, delta xum is equal to m1 delta x1 plus m2 delta x2 divided by m1 plus m2, right? So in this way we can write delta x1, right? m1 delta x1 plus m2 delta x2 by m1 plus m2, right? So just apply this. What is delta x1? Change in position of center of mass, right? What is delta x1? Change in position of mass m1. What is delta x2? Change in position of mass 2, right? So center, the position of center of mass doesn't change, so what we can write, this is as 0, right? m1 is what, let's suppose 2 kg, and let us suppose x1, like delta x1 is 2 kg shifted by uh, let us suppose 2 kg shifted by amount x in left direction, so we can write 2 into x plus 4 into 4 divided by 2 plus 4, right? So when you will solve, what you will get, see, and see one thing, what is delta x1? Delta x2 means change in position of mass m1 and m2, that means final minus initial basically, right? What is final minus initial? So अगर मैंने 2 kg को ये माना है कि 2 kg x शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड में, so if I will write final minus initial, so minus x1 minus 0, so basically ये माइनस टर्म आ जाएगा. So हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, see what we'll get, we'll get here 0 is equal to minus 2x plus 16, so what we'll get, x is equal to 8 meter, means we had to shift 2 kg block. See this question, we have to shift 2 kg block by 8 meter in left direction, right? Okay, fine, let us do some more new problem. Okay, see,
Okay, the question is, if we are shifting 4 kg rightward by 2 meter, then by what distance it will shift 10 kg so that center of mass remains at same position. Okay, read the question, try to solve by yourself. Just try once. See, this question is also same as previous one, right? Just use delta xum is equal to m1, sorry,
sorry, this will be, wait a second. Just use m1 delta x1 plus m2 delta x2 divided by m1 plus m2, right? So keep in mind one thing, delta x is what, change in position. डेल्टा एक्स क्या, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल कहाँ पर था, उसका कोऑर्डिनेट लिखना माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट लिखना, उसको सेपरेट करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगेन जीरो। अब जो 4 kg और 2 मीटर राइट वर्ड मतलब इधर शिफ्ट हुआ, इस डायरेक्शन में इधर, ठीक है, 2 मीटर। तो 2 माइनस जीरो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 प्लस m2 इज व्हाट, 10। तो अब किधर भी आप मान सकते हैं, m2 को लेफ्ट भी शिफ्ट मान सकते हो, राइट भी शिफ्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये मानते हो कि m2 मतलब 10 kg को शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड में x, ठीक है, सो दैट कि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पर रहे, तब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मींस 4 प्लस 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 8 प्लस 10x is equal to 0, when you solve what you get x is equal to minus 0.8, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये कि what we have assumed is wrong, the direction is opposite to that one, ठीक है। उसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो हमने डायरेक्शन माना था, मतलब x शिफ्ट हुआ राइट वर्ड, राइट वर्ड नहीं, वो किधर है, लेफ्ट वर्ड है, राइट। ये जो मास है वो 0.8 मीटर किधर शिफ्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो एक एक और लास्ट ट्राई करते हैं, सिमिलर काइंड का नहीं होगा, वो थोड़ा सा इससे बेटर होगा, राइट। सी, देखिए इसको करते हैं, सी, सी, let us suppose this is 4 kg, let us suppose at this point it 8 kg, and separation is r, again this is origin, so 8 kg shifted by 4 meter, 8 kg, wait a second, what I am trying to write, just let me finish this one, ठीक है, 8 kg shifted by 4 meter right, ठीक है। Right, the question is like this, 8 kg shifted by 4 meter right, then by what distance 4 kg shift, so that center of mass shift by 1 meter right, मतलब कि 8 kg को 4 मीटर राइट शिफ्ट किया गया, तो 4 kg को कितना शिफ्ट किया जाए कि सेंटर ऑफ मास 1 मीटर राइट शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ट्राई दिस वन,
Okay, see how to solve this question. मीन्स व्हाट इफ यू एज्यूम्ड, हमने ये माना था कि 4 केजू को हम x मीटर राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट आंसर क्या है, माइनस आया, दैट मीन्स व्हाट कि फाइनली इसको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट कि सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे। इस 4 केजू को हमें इस डायरेक्शन में 5 मीटर शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये कितना शिफ्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये 4 मीटर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। चलो पढ़ेंगे, ओके फाइन, दैट्स गुड। तो इसको जो हमने अभी तक किया ना, इसको जनरलाइज हम तीनों के लिए कर सकते हैं इस तरीके से। देखो, इसको जनरलाइज हम कर सकते हैं तीनों पार्ट के लिए, मींस एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट के लिए। कैसे? सिंपली इस तरीके से, डेल्टा एक्स यूएम राइट, सिमिलरली डेल्टा वाई यूएम एंड डेल्टा जेड यूएम। राइट, इन दिस डेल्टा एक्स यूएम, डेल्टा वाई यूएम एंड डेल्टा जेड यूएम, राइट, दिस वे वी कैन राइट ऑल दिस थिंग, ठीक है। ओके 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 फाइन। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, ठीक है। सी हाउ वी कैन डू दिस।
ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। So this is equilateral triangle and three masses of each mass m placed at the vertices of equilateral triangle of side A. So what you have to find? You have to find coordinate of center of mass. This is origin. So find center of mass, or basically the coordinate of center of mass. Right? Try this one. See, first write the coordinate. This is 0 comma 0, and what this would be? A comma 0. And if you write the coordinate of this one, you will get what? A by 2 comma, what will be by? It will be root 3 by 2a, right? Okay, so you got the coordinates of three masses. Just write, like, just use the simple formula, right? So x um is equal to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 x2 plus x3 by 3, right? So 0 plus m into a plus m into a by 2 divided by 3m, right? Just solve this. What you will get? You will get a by 2, right? In similar way, just write for YCM, right? So this is 0, this is 0, and third one is m into root 3 by 2a divided by 3m. When you solve this, what you will get? You will get a by 2 root 3. So this is x coordinate, this is y coordinate of center of mass of this system, three particle system placed on an equilateral triangle, right? Okay, fine. Also, like in similar case, if I asked you that, like, four masses are placed at vertices of a square, it is clearly like if the masses are equal, then the center of mass will be the center of the sphere. Sorry, center of this square plate, right? Right.
ओके okay, so now we will study, we'll learn center of mass of some standard object. मीन्स जिसको हम जनरली फेस करेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स, राइट, इन फर्दर चैप्टर्स में, फर्दर टॉपिक्स में हम जिसको फेस करने वाले हैं ऐसे, ठीक है। This is a rod of mass m and length m, right? So if you are talking about the rod, अगर हम rod के बारे में बात करते हैं तो that means what? We are talking about the 1D rod, means one dimensional rod, means like the rod which don't have any thickness. This is the ideal case, but in practical we know that like not must have something, कुछ thickness होता है उसमें। So rod का center of mass कहाँ पर होगा? उसके center पर, right? obvious सी बात है। This is the center of mass, right? Okay. Again, this is uniform mass distribution, right? मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि वहाँ पे क्लास चल रही है, कभी फिर से वहाँ पे क्लास चल रही है, यहाँ पे बैठ के मेरा पूरा सामान तो कुछ सेम दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनमें क्लास मेरे रूम में यही कि मैं अपना काम कर रही हूँ, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है मतलब इसका बोर्ड जाएगी की तरफ जाएगी तो हमारे पास में जल्दी हो जाएगी, इसका मतलब राइट। अगर रिंग है, रिंग ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑब्वियसली उसका सेंटर मास कहाँ पे हो जाएगा? उसके सेंटर पे हो जाएगा। सो लाइक इन सिमिलर वे ऑफ रिंग, रिंग की तरह किसके किसके बात कर सकते हैं? डिस्क की, राइट, डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क के साथ हम स्फीयर की भी बात कर सकते हैं। स्फीयर में दोनों चीजें आ जाएगा, सॉलिड और हॉलो, दोनों स्फीयर में क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा सिंपली, राइट। ओके फाइन। तो अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का हम इसलिए बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिक्कत है जब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता या फिर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म नहीं होता उस सिचुएशन में, ठीक है। सो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो तो उस सिचुएशन में कैसे करेंगे। एक तरीका पर इसको सीख लेते हैं, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, like if there are distributed mass means like a solid object means like let us suppose disk of semi disk हो गया तो like symmetrical था तो हमने डायरेक्टली बोल दिया सेंटर पे हो गया उसका। बट अगर कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट हो सो हाउ वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ मास इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट। सो इन दैट केस we took element, हम क्या लेते हैं? एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, डीएम मास का, एंड इसका हम एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। हम क्या लेते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीएम एंड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी होगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट उस डीएम मास का हम लिखते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करके हम उसको सॉल्व करते हैं। कैसे हम सॉल्व करते हैं? एक्सियम के लिए हम क्या लिखते हैं? एक्सियम इज इक्वल टू इंटीग्रल डीएम इनटू एक्स अपॉन इंटीग्रल
dm, ठीक है. What is x? X is the, x क्या है? It is the, it is the x coordinate, x coordinate of center of mass of dm element, राइट. जो डीएम हमने एलिमेंट लिया है उस डीएम एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स है. कीप इन माइंड, राइट. इन सिमिलर वे उसी तरीके से हम क्या लिखते हैं? वाई सीओ. वाई सीओ में क्या लिखेंगे? सिंपली इंटीग्रल डीएम इनटू वाई अपॉन इंटीग्रल डीएम, राइट. इन सिमिलर वे विल राइट जेड सीओ आल्सो, राइट. सिमिलर वे हम क्या लिख देंगे? जेड सीओ भी लिख देंगे. ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डीएम इंटू जेड अपॉन इंटीग्रल डीएम हो जाएगा, ठीक है. सो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ठीक है. चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, ठीक है. देखो, रॉड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. सी, लेट अस सपोज दिस इज द रॉड. ये रॉड है इस तरीके से, राइट, ऐसे like this, and if this is x coordinate and this is y coordinate, right, and if like this is the origin. So ठीक है, like आपको क्या दिया हुआ है? You have given mass per unit length like this, lambda is equal to lambda not x kg per meter. This is given to you. ये चीज आपको दिया गया, ठीक है. lambda is equal to lambda not x kg per meter. ये चीज आपको दिया गया, right. So you have to find center of mass of rod. अब क्या फाइंड करना है? रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है. ट्राई दिस वन वंस, एक बार ट्राई करो आप इसको. by taking an element, take an element dx at a distance x, at a distance x पे dx एलिमेंट लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप.
because here distribution is linear, so the best easy way is to by what, just at a distance x take an element of thickness dx like this, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो ये जो dx एलिमेंट है, इस dx एलिमेंट का dm मास कितना हो जाएगा, it will be length into that lambda, basically lambda into dx. So what is lambda? Lambda is nothing but lambda naught x dx, right? So like यहाँ पे जो भी एलिमेंट हम लेते हैं, एलिमेंट dx means what, dx length is so small such that we can assume x as same, जो x है या वहाँ पे जो lambda का वेरिएशन है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, right? Because जैसे देख लो lambda is what, lambda is equal to lambda naught into x, तो वेरी कर रहा है, राइट? तो हम dx थिकनेस इतना कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि उस थिकनेस में बहुत ज्यादा लेमडा का वेरिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हमें डीएम मिल गया, राइट? तो वाई कोऑर्डिनेट में सिंपल वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई सी क्या है, 0 है, ये तो क्लियर कट दिख रहा है हमें, जो भी होगा एक्स में होगा। सो एक्स यूएम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स यूएम इज इक्वल टू नथिंग बट इंटीग्रल डीएम इनटू एक्स अपॉन इंटीग्रल डीएम। जस्ट पुट द वैल्यूज, डीएम कितना हो गया, लेमडा नॉट एक्स dx into x divided by lambda naught x dx. Put the limit 0 to l and this is 0 to l, right? इसको पुट कर देते हैं। So when we will solve, what you will get, see, जब सॉल्व करेंगे क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा lambda naught will get cancelled out, ठीक है। इस बेसिकली क्या मिल जाएगा, x square dx and in denominator lambda naught x dx, right? So lambda naught will get cancelled out, what we'll get, we'll get 0 to l and this is also 0 to l, so we'll get l cube by 3 by l square by, so when we'll solve, what we'll get 2 by 3l, right? Means center of mass of this rod, right? Means center of mass of this rod is at what distance, at a distance of 2 by 3l from this point, like this, at this point, right? At a distance of 2 by 3l from this, in this way, right? So in this way we can find the center of mass for distributed mass system, right? हम distributed mass system का इस तरीके से center of mass find कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने किसका निकाला, हमने रॉड का निकाला। अब रॉड के साथ साथ और भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम उसका भी हम निकाल सकते हैं, बट हम लाइक विल नॉट डू द लाइक कंप्लीट डेरिवेशन, विल डू जस्ट राइट द आंसर्स डायरेक्टली ओनली, राइट? हम सीधे रिजल्ट को यूज करेंगे, राइट? हम सबका जो एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ ए चार्ट, राइट? सेंटर ऑफ मास फॉर different objects. So what I can write, object, sorry, so let me draw the chart first. ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है सेमी रिंग, लाइक दिस, सेमी रिंग अगेन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। मास m है, रेडियस r है, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर, राइट? सो ठीक है। सो अगर लाइक सेंटर से लाइक जो भी डिस्टेंस हम लिखेंगे, जैसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो सेकंड कॉलम में बनाया है, उसमें सारी चीजें क्या होंगी, सेंटर से, ठीक है। तो बेसिकली इस सिचुएशन में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर से ऊपर होता है कितना, समथिंग 2r by pi distance above, right? This is the center of mass,
ठीक है। सो इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2r/पाई। ध्यान रखना किस सेंस में हम इसको लिख रहे हैं, कीप इन माइंड व्हाट सेंस वी आर राइटिंग द coordinate or distance of center of mass, right? Okay. Second is the semi disk. Again, mass m, radius r. ठीक है। सो सेमी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगेन दिस हाइट, दिस इज द सेंटर ऑफ मास एंड दिस हाइट इज इक्वल टू 4r/3 पाई। ठीक है। सो उसके सेंटर से जो सेमी डिस्क का सेंटर है, अगेन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, सो ये कितना आ गया 4r/3 पाई। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है, राइट। सो सेमी डिस्क का हो गया, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी डिस्क आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हॉलो हेमिस्फेयर, थर्ड वन इज द like this. Right, this is a hollow hemisphere of mass m, radius r. ठीक है, mass m, radius r. So at this situation the location of center of mass will be like this is the center, this will be r/2 height above from the center, so you can write y is equal to r/2. ठीक है। Solid hemisphere, it will be like this, and just draw this, sorry. If this is the center, so the distance of center of mass from this center is a height above, which is equal to 3r/8, right? So what we'll talk about the solid hemisphere, right? Right. Okay, so note it down. Note this, all the results. Okay, so let me write the next one, that is hollow cone.
hollow cone like this. Okay, this is H. So in case of hollow cone, from base, if this height is H, it is H by 3 from base like this. You can see H by 3, right? Center of mass. So you can write Y is equal to H by 3 from base of the cone. Okay. This is solid cone. Next, let us see about the triangular plate. Triangular plate, basically we will talk about isosceles triangle. Isosceles triangle, right? Isosceles triangle like this, right? So if this is the isosceles triangle of mass m and this side are equal, right? So, and let us say this, let us suppose this height is h, right? So from base the height of center of mass is h by 3 in this sense, like this. From base it is h by 3. It is h by 3 from base of center of mass, from base of the square plate, right? So okay, just you can write here also, right? Okay, so just go through this chart once, एक बार इस सब, just go through this chart once, एक बार आप इस chart को देख लो अच्छे तरीके से and note it down.
ओके, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट कुछ कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सी राइट, ये क्या है, डिस्क है ऑफ मास m रेडियस r, ठीक है। एंड सिमिलर वे इसी तरीके से क्या है, एक दूसरा डिस्क है, दिस इज सेकेंड डिस्क, मास 2m एंड रेडियस r, ठीक है। मास 2m है और रेडियस r, ठीक है। सो लेट अस सपोज कुछ भी मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज लेट अस सपोज O1, दिस इज O2, राइट। सो यू हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये जो सेंटर ऑफ मास, ये जो दो डिस्क हैं, दोनों को कंबाइन करके जो पार्ट बनेगा उसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, ठीक है।
में भी स्टार्ट जैसे बैचेस तो स्टार्ट होते रहेंगे, हम इन्फॉर्म करते रहेंगे, बट अभी आपका जो बेनिफिट ये है कि अगर आप अभी ले लेते तो आपका जो वो 10th का अभी सिलेबस आपका जो है ये साल जो कोविड की वजह से आपने स्कूल वगैरह मिस कर दिए, सिलेबस के बराबर नहीं हुआ है, तो आपका ये बेनिफिट ये होगा 10th का जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है वो भी आपका यहाँ कम हो जाएगा, आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, आप इसमें क्लासेस ले सकते हैं और साथ में आपका इसी के साथ साथ आपका 11 भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जैसे आपका 10th होगा फिर 12th भी होगा, 11th Okay, let us suppose we are solving by assuming like this O1 as center or you can say origin, like इसको अगर origin मान के हम solve करें so कैसे हम कर सकते हैं? See, this will be 0, 0 and this is r, so what this will 2r plus 0, y coordinate 0, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं. so इसका मास m है, इसका मास क्या है? 2m है, ठीक है. ओके, सो इसका लिख लेते हैं, इसका मास m हो गया एंड कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गया 1 एंड 2 का क्या हो गया? मास इज 2m एंड कोऑर्डिनेट इज 2r 0, ठीक है. सो y कोऑर्डिनेट का 0 हमें क्लियरली कट दिख रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज 0 क्योंकि दोनों का क्या है? 0, 0. x कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x इज नथिंग बट m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2, right? So just put the value and get the answer, right? Okay, so just put the value m into 0 because exponent of this is 0 plus 2m into 2r divided by m plus 2a. So when we will solve, what we will get? You will get like this, you will get 4 by 3r, ठीक है. What you will get? 4 by 3r, ठीक है, x coordinate. So what is 4 by 3? 4 by 3 means like the distance of center of mass from this origin, or you can say from O1, is 4 by 3r, like this. Means like the center of mass will be in disk 2, ऐसा हम बोल सकते हैं. जो center of mass कहाँ होगा? इस disk 2 में होगा, ठीक है. और ये distance कितना है? 4 by 3r है, या फिर बोल सकते हैं ये जो डिस्क, ये जो डिस्टेंस होगा ये बेसिकली क्या होगा? r by 3 होगा, ठीक है. एंड इस डिस्क से डिस्टेंस से कितना आ जाएगा? 2r minus 4r by 3, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा? 2 by 3r आ जाएगा, ठीक है. तो जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है डिस्क 1 से या O1 से या ओरिजिन से कितना? 4 by 3r है, और डिस्क 2 से कितना आ गया? 2 by 3r आ गया, ठीक है. ओके, सो लाइक इसको इजी तरीका नहीं बोल सकते, मतलब कि एक सेकंड अप्रोच ये है कि जस्ट ट्रीट दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एज पॉइंट मास, लाइक दिस. ये मैंने क्या मान लिया? एक पॉइंट मास यहाँ पर है जिसका मास m है, और एक दूसरा पॉइंट मास यहाँ पर है जिसका मास क्या है? 2m, दोनों के बीच डिस्टेंस 2r है, ठीक है. तो लाइक वी कैन सॉल्व बाय दिस वे आल्सो, ठीक है. हम एक पॉइंट मास ट्रीट करके लाइक जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो, उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, वहां पे होल मास कंसंट्रेट करता हुआ एज्यूम करके वी कैन सॉल्व बाय दैट वे आल्सो. हम उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. ओके, I hope you got this solution, like how to solve like center of mass of combined object. अगर दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए. Next, after that, like we will study some more problems based on the combined object. Means like if we combine two and more object, and along with that we'll learn what? Cavity problem, ठीक है. हम कैविटी प्रॉब्लम भी हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ में, ठीक है. सो विल बी इन टुडेज क्लास हियर, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास.
You are now muted.